हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। देखिए, दमदार लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की, लगातार भाग रहा था ये, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक करेक्शन चल रहा है और आज बड़ी गिरावट आई है। 5% की गिरावट इरडा में देखने को मिल रही है, जबकि इसके जो कंपटीटर कह लो उसमें तेजी है। जैसे कि आरईसी में तकरीबन 3.5% की तेजी है, पीएफसी में भी तकरीबन 3% की तेजी है। आईआरएफसी भी हालांकि मॉर्निंग में काफी ज्यादा गिरा था, ये 96 पे चला गया था, लेकिन वापस से एक शार्प तेजी यहां पर भी आई और अभी 1.5% की तेजी यहां पर भी है। लोअर लेवल से 3% से भी ज्यादा की तेजी कह सकते हैं कि इसने दिखाई जरूर है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में, इरडा के बारे में बात करेंगे कि भाई साहब कंपनी में गिरावट क्यों है, कहां पर स्टैंड आउट करती है और जो तेजी देखने को मिली थी वो कहां तक जा सकती है, मतलब गिरावट अभी हाल फिलहाल में। देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरडा का जो शेयर है वो 104 रुपये के आसपास चला गया है। हालांकि दमदार लिस्टिंग हुई थी इसकी, 120 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद देखो तो एक झटके में एक बड़ी गिरावट आई थी। कुछ टाइम कंसोलिडेट भी करा, लेकिन वापस अभी ये गिर रहा है। 32 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था, 50 रुपये पर ये खुला था और दिन का हाई इसने 60 रुपये पर ये क्लोज हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट भी किया, हफ्ते के लिए, उसके बाद दोबारा बहुत बड़ी तेजी दिखाई। अब वापस से गिरावट चल रही है यहाँ पर और थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 100 रुपये के ऊपर निकला था तभी मैंने कहा था कि भाई साहब यहाँ पर इस लेवल पर खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, रिवॉर्ड कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। ये मैंने तब भी कहा था, क्योंकि आप खुद देखिए कि जब कोई नया आईपीओ आता है तो डेफिनेटली इन्होंने अच्छा किया था कि भाई एक डिस्काउंटेड प्राइस पर आईपीओ लेकर आए थे, ठीक है, एक डिस्काउंटेड प्राइस पर आईपीओ लेकर आए, जो काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि भाई साहब इतने भी डिस्काउंट प्राइस पे नहीं आता है आईपीओ, ठीक है, कि 32 रुपये से सीधा 120 पे चला गया, इतना भी डिस्काउंट प्राइस पे नहीं आता। 350% का ग्रोथ आपको एक महीने से भी कम टाइम में देखने को मिल जाए, इतना भी डिस्काउंट प्राइस पर आईपीओ नहीं आता है। अभी करेक्शन चल रहा है, शायद डबल डिजिट पर भी ये जाता हुआ आपको नजर आ सकता है, लेकिन हाँ, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी होगी। बस वैल्यूएशन को लेकर आपको यहाँ पर देखना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अगर बात करी जाए आज के वॉल्यूम्स की तो भाई साहब कोई शक की बात नहीं कि बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मुझे कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन बाइंग लेवल कौन सा होना चाहिए ये देखना चाहिए। क्योंकि देखो, जब इसका आईपीओ आता मैंने खुद कहा कि हाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन जब 60 रुपये के ऊपर था, 60 से 70 के आसपास भी रहा कुछ टाइम के लिए, तभी मैंने कहा था कि मुझे कोई बुराई नहीं लगती है यहाँ पर। लेकिन 100 रुपये के ऊपर निकला तब इसके वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा शुरू होने लग गई और तब इसके कंपिटिटर्स के वैल्यूएशन के साथ इसको कंपेयर करा जाने लगा। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी की, तो देखिए डिविडेंड अभी तो मुझे लगता है कि पे नहीं होगा इस साल, लेकिन अगले साल में ये 2 बार आपको डिविडेंड भी पे करेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है, अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो सालाना प्रॉफिट इसका 800 से 900 करोड़ के आसपास का है, जो कि काफ़ी है अच्छा डिविडेंड पे आउट करने के लिए। और सरकारी कंपनियां भारी भरकम डिविडेंड जो है वो पे आउट करती ही रहती है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी की, तो भाई साहब एक मिनी रत्न कंपनी ज़रूर है और कंपनी काम करती है भाई साहब कहाँ पर, रिन्यूएबल एनर्जी वाले क्षेत्र में कंपनी काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी प्रमोटिंग, डेवलपिंग, एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट for setting up project related to new and renewable source of energy and energy efficiency। तो यहाँ पर आप समझो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कंपनी काम कर रही है। और दूसरी बात, इनका लोन पोर्टफोलियो भी अगर आप देखो तो सोलर में सबसे ज़्यादा है 30% का, विंड में 23% का है, स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12% का इनका पोर्टफोलियो है। लेकिन कुछ कुछ रिस्क इन्वॉल्व यहाँ पर ज़रूर है। देखो, पहली चीज़ अगर आप इसको IRFC से कंपेयर करोगे तो IRFC भी लोन देता है, लेकिन वो रेलवे को लोन देता है और वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पैसा इनको मिल ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही जनरली बहुत सारा जाता है इनका, ठीक है। जो भी ये
फाइनेंशियल हेल्प करते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज़ को हेल्प करते हैं। चाहे रेलवे में भाई साहब अलग अलग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को लेकर हो तो गवर्नमेंट बॉडीज़ को होता है, तो मतलब वो पैसा मिल जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट रेशियो ना के बराबर होगा इनका। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको इरडा से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होगा, लोन डिफ़ॉल्ट होगा, एनपीए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो जो भी फंड ये लोग दे रहे हैं छोटे छोटे बिजनेसेस को भी देंगे जिसको इस सेक्टर में एंट्री करनी होगी। क्योंकि देखो हाल फिलहाल में ये जो सेक्टर है वो काफ़ी ब्राइट सेक्टर माना जा रहा है और फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ब्राइट होगा। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है वो काफ़ी ब्राइट सेक्टर होगा फ्यूचर को लेकर। गवर्नमेंट से भी बहुत सारा हेल्प इनको मिलेगा, मतलब जो भी कंपनी इस सेक्टर में आएगी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पर आने के लिए। और उसके लिए कहीं ना कहीं जब सेटअप करने की बात आएगी तो इनसे लोन भी मिल जाएगा इस कंपनी से इनको। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई सक्सेसफुल होगा, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ डिफ़ॉल्ट भी करेंगे, तो वो डिफ़ॉल्ट का खतरा इसके ऊपर रहेगा। जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो पी रेशियो वो 28 का है, सेक्टर पी 19 का है, देखने में लग रहा है कि महंगा है, ठीक है। इवन अगर आप इसके पीयर्स से कंपेयर करोगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 20 का पी है इसका, पीएफसी 8 का पी है, आरईसी 9.5 का पी है इसका। तो देखा जाए तो भाई साहब ये इनके मुकाबले काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठा, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हल्का सा करेक्शन आना ज़रूरी है, और अगर वो आएगा तब खरीदारी के मौके भी बनेंगे। इसका पी रेशियो अगर आईआरएफसी के करीब चला जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ अब थोड़ा सा सस्ता ज़रूर है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मुझे लगता है इसका जो मार्केट कैप वगैरह देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है इसका, और फ्यूचर एस्पेक्ट भी जो है वो उतना भी बुरा नहीं है। जहाँ तक इनके नंबर्स देखें तो अच्छे नंबर्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है और 250 से 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी हर क्वार्टर में कर रही है, क्योंकि एक अच्छा नंबर माना जाएगा। और जहाँ तक बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो वो भी कोई बुरा नंबर नहीं है। 75% प्रमोटर के पास है, बड़े बड़े फंड हाउस में 3.94% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.59% डोमेस्टिक के पास है, 3.95% एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.52% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.41 पर बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर अभी मैं होल्ड करने की बात क्यों करूँगा कि अभी जल्दबाजी मत करो खरीदारी को लेकर, क्योंकि देखो अभी देखना रहेगा कि नवंबर में तो ये पैटर्न है जब इसका आईपीओ आया, ठीक है। दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखनी रहेगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो पहले क्या था कि हम ये मानते थे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो जब एंट्री करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के निवेशक होते हैं, ठीक है, हम ये मानते थे पहले। लेकिन अब धीरे धीरे ना कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए तो आते नहीं हैं, वो गेन के लिए आते हैं। मतलब कि अगर पैसा डबल हो गया, 3 गुना हो गया, तो चलो प्रॉफिट लो और निकलो यहाँ से। अभी हमने कुछ टाइम में ये जो ट्रेंड था वो सुजलॉन में भी देखा, जैसे ही सुजलॉन का शेयर 5 गुना हो गया, आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही थी। यहाँ पर अगर देखना रहेगा कि अगर आईपीओ का प्राइस है 32 रुपये के आसपास, अगर वहाँ पे किसी बड़े फंड हाउस की एंट्री हुई हो, उसके बाद अगर आईपीओ लिस्ट होने के बाद अगर 60-65 पे किसी की एंट्री हुई हो और जब शेयर 100 रुपये के ऊपर गया तो इन्होंने बेचा ये खरीदा है, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे लगता है कि शायद बड़े इंस्टीट्यूशंस ने दिसंबर क्वार्टर में शायद बिकवाली करी हो सकती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक रिटेल की बात करें, खरीदारी इन लोगों ने करी होगी यहाँ पर। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इरडा को लेकर, कंपनी खराब नहीं है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर काफ़ी ब्राइट है। लेकिन 32 रुपये का शेयर 120 पे जाता है, वो भी 1 महीने से भी कम टाइम में, तो भाई साहब आईपीओ लेकर आने वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते कि इतने हैवी डिस्काउंट प्राइस पे आईपीओ लेकर आ जाए कि भैया एक मतलब 20 दिन के अंदर 32 रुपये का शेयर 120 पे चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन एक्सपेक्टेड था और वो देखने को मिल भी रहा है, और मौके मेरे हिसाब से बनेंगे यहाँ पर 80-85 लेवल के आसपास, यहाँ पर मौके भी बनेंगे खरीदारी के, तो नज़र आपकी वहाँ पर भी होनी चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के ऊपर हम बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा इरडा को लेकर, वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छे खासे मौके आपको फ्यूचर में भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है, खरीदारी करी हुई है, पुरानी बाइंग है आपकी, मतलब आईपीओ वाली बाइंग, अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हुए हो, तो पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन सब कुछ बेच के मत चले जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का लिहाज मुझे लगता है कि इतना भी बुरा नहीं होगा, अच्छी कंपनी रहेगी ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।